हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोपाल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको 10th क्लास के गणित विषय के अंदर जो आकृतियां हैं, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, ये टॉपिक चल रहा था आपका। पिछली वीडियो के अंदर भी आपको गोले से संबंधित, शंकु से संबंधित क्वेश्चन बताए थे। आज आपके लिए कुछ और अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ पहले आपको। देखो, क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है। ऐसे 45 गुलाब जामुनों में कुल कितनी चाशनी होगी? कुल कितनी चाशनी होगी यदि एक गुलाब जामुन बेलनाकार रूप का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार के हैं। गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर, गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेमी तथा व्यास 1.4 सेमी है। 2.8 सेमी, त्रिज्या है 1.4 सेमी तथा व्यास 2.8 सेमी है। तो हमें क्या करना है, ऐसे 45 गुलाब जामुनों के अंदर कुल कितनी चाशनी होगी वो ज्ञात करना है। देखो, अगर हम एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और उसको अगर 45 से गुणा कर दे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन हो जाएगा, और उसका फिर हमें क्या करना है, 30% चाशनी का निकालना है। तो हमारी समस्या यहाँ पर यह है कि हम एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालें। तो उसके लिए हम गुलाब जामुन की आकृति कैसी है, किस रूप का है, वो चित्र बना देता हूँ। मान लेते हैं ये एक डिब्बा है जिसके अंदर 45 गुलाब जामुन पड़े हैं। उनमें से हम एक गुलाब जामुन को निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं, और वैसे ही सारे 45 गुलाब जामुनों का होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये गुलाब जामुन मैंने निकाल लिया। जो यहाँ पर मैं आकृति बना देता हूँ, बेलनाकार है, थोड़ा मोटा बना देता हूँ चित्र, जिससे आपके आसानी से समझ में आ सके। इस प्रकार का एक गुलाब जामुन है जिसके ये सिरे क्या है, अर्धगोलाकार है, लंबे गुलाब जामुन है। यहाँ पर आपके गोल गुलाब जामुन बनते हैं, जबकि कुछ स्थानों पर लंबे गुलाब जामुन भी बनाते हैं। जैसे आपने लड्डू देखे हैं, गोल बनते हैं, लेकिन कुछ जगह पर लड्डू लंबे भी बनाए जाते हैं। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से बनाने का सिस्टम होता है। तो ऐसे बेलनाकार गुलाब जामुन है जिसके ये दोनों जो सिरे हैं वो क्या है, अर्धगोलाकार रूप में है। जैसे कैप्सूल देखा आपने, उस कैप्सूल की तरह है।
इस गुलाब जामुन की ये पूरी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम बात करें, ये जो पूरी लंबाई है जिसके अंदर ये अर्धगोलाकार सिरे भी आ गए, दोनों अर्धगोलाकार जो सिरे लगे हुए हैं वो भी आ गए, ये पूरी लंबाई है 5 सेमी। अब देखो इस अर्धगोले का जो व्यास है वो 2.8 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी होगी ये 1.4 सेमी। इधर भी कितनी है 1.4 सेमी। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 1.4 सेमी, क्योंकि व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है, जबकि कुल टोटल लंबाई इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। पूरा गुलाब जामुन आ गया जिसके अंदर दोनों अर्धगोलाकार भाग भी आ गए 5 सेंटीमीटर में ही, और बेलनाकार भाग भी आ गया। हम अगर बात करें इस बेलनाकार भाग की लंबाई का कि ये लंबाई कितनी बची, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरी लंबाई के अंदर जो दो अर्धगोले लगे हुए हैं उनकी लंबाई तो हटा देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर बेलन का अलग से आयतन निकालेंगे और दोनों अर्धगोलों का अलग से आयतन निकालेंगे, क्योंकि वो अलग डिजाइन है, अलग आकृति है। तो बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो बेलन के लिए हमें बेलन की लंबाई चाहिए, तो पूरी बेलन की लंबाई है यहां पर अर्धगोले सहित गुलाब जामुन की कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर के अंदर 1.4 सेंटीमीटर इधर से गया और 1.4 सेंटीमीटर इधर से अर्धगोले के रूप में गया, तो कुल मिला के 2.8 सेंटीमीटर निकल गया माप। तो बेलनाकार भाग की जो लंबाई है ये L है, ये कितनी बची, जिसे हम L भी कह सकते हैं, H भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये खड़ा होगा तो ऊंचाई कहलाएगी, और इसको अगर ऐसे लैंडस्केप कर देंगे तो वो लंबाई बन जाएगी। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में हम 2.8 सेंटीमीटर घटा देते हैं, तो कितनी बच जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेमी। समझ में आ रहा है, 5 सेंटीमीटर में से हम 2.8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कुल मिला के बेलनाकार भाग की जो लंबाई है वो कितनी आ गई 2.2 सेमी, और अर्धगोले की त्रिज्या है 1.4 सेमी। देखो यहां पर हमें जो अर्धगोलाकार भाग है, इस अर्धगोलाकार भाग का आयतन निकालने के लिए हमें अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अर्धगोले के आयतन में केवल मात्र त्रिज्या ही काम में आती है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन होता है 2πr³/3। तो त्रिज्या यहां पर अर्धगोले की दी हुई है, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए गोले का आयतन निकालने में। तो और इधर से अर्धगोला, इधर से अर्धगोले का मतलब कुल मिला के एक गोला हो गया। अगर दोनों अर्धगोलों को लगा दें तो इस बेलनाकार जो गुलाब जामुन है उसके अंदर कुल मिला के एक गोले जितना आयतन लगा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1.4 सेमी है। और रही बात बीच में बेलनाकार भाग की, तो बेलन का आयतन πr² करते हैं, जिसमें त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम। बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, और लंबाई हमने निकाली ली 2.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर घटा देंगे। तो कुल मिला के ये जो गोला है, ये अर्धगोला इधर से हम हटा देंगे और इधर से अर्धगोला हटा देंगे, तो बीच में बचेगा बेलनाकार भाग, और बेलन का आयतन हम πr² से निकाल लेंगे, और अर्धगोले का आयतन 2πr³ से निकाला जा सकता है आराम से, या पूरे गोले का एक साथ निकाल लेंगे तो दोनों आ जाएंगे इससे। समझ में आ रहा है? तो यहां पर तो आयतन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि माप सारे दिए हुए हैं। तो आयतन निकालकर आप क्या कर लो, जोड़ लो, वो जाएगा एक गुलाब जामुन का आयतन, और उसको क्या कर दो फिर 45 से गुणा कर दो, क्योंकि ऐसे गुलाब जामुन कितने हैं इस बॉक्स के अंदर 45 है, तो 45 का कुल आयतन आ जाएगा। अब उस 45 के कुल आयतन में चाशनी भी है और भी मैटर है, सारा पदार्थ आ गया। हमें सिर्फ चाशनी का आयतन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे उसका 30% निकाल लेंगे, तो वो चाशनी का आयतन आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। ये है बेलनाकार भाग, ये बेलनाकार हिस्सा है बीच के अंदर, तो डबल हिस्से हो गए। इस कलर से कर देते हैं इसको छायांकित। देखो बीच में गुलाब जामुन के ये बेलनाकार भाग है, और साइडों में है क्या, अर्धगोलाकार भाग। दो प्रकार के इसके अंदर आयतन हो गए इस गुलाब जामुन में। ये बेलन की लंबाई या कहें कि ऊंचाई। तो यहां पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिख देते हैं क्या दिया हुआ है। देखो हल दिया है
गुलाब जामुन के बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई अर्थात h बराबर कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर के अंदर हम क्या करेंगे 1.4 कुल मिला के अर्धगोले का जो व्यास है वो घटा देंगे, तो बच जाएगी 2.2 सेंटीमीटर, ये 2.2 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की त्रिज्या वही बिल्कुल अर्धगोले के समान है, तो त्रिज्या हो गई कितनी 1.4 सेमी, क्योंकि व्यास दे रखा था 2.8 सेमी, तो त्रिज्या 1.4 सेमी होगी। और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी वही है, अर्धगोले की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या दोनों समान है, अर्थात आर वो भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। अब हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, तो उसके अंदर 2 हिस्से हैं, इससे तो 3 है, 2 तो अर्धगोलाकार साइडों में और बीच में क्या है बेलनाकार, तो कुल मिला के इन तीनों हिस्सों को जोड़ लेंगे हम। तो यहां पर देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भागों का आयतन। बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलाकार भागों का आयतन, इनको हम जोड़ लेंगे। देखो बेलनाकार भाग का आयतन का मतलब बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब बटे हुए 3। अर्धगोले का आयतन 2 पाई आर क्यूब बटे 3 होता है, लेकिन ऐसे कितने अर्धगोले हैं समान 2 अर्धगोले हैं, तो इसका मतलब डबल करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये 2 अर्धगोलों का आयतन हो जाएगा। अब यहां पर हम इनके माप रखते हैं, तो देखो पाई आर स्क्वायर दोनों के अंदर कॉमन है, क्योंकि त्रिज्या समान है, तो हम अगर ये कॉमन ले ले तो दोनों के अंदर आसान हो जाएगा, 2 बार हमें मान नहीं करना पड़ेगा, तो हम यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर तो केवल मात्र बचेगा h, ये तो बच जाएगा h या h बटे 1, और यहां पर बचेगा 4 r बटे 3, 2 दूना 4 तो ये बच जाएगा, प्लस का 4 और r क्यूब में r स्क्वायर तो लिया है बाहर, इसका मतलब यहां पर r बच जाएगा और बटे में कितना 3 बच जाएगा। आ रहा है समझ में? अब यहां पर हम माप रखते हैं, तो देखो पाई का मान आप 3.14 भी ले सकते हो और 22/7 ले सकते हो, तो हम 3.14 ले लेते हैं, ठीक रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर फिक्स कुछ कटने वाला तो है नहीं, और अगर चाहो तो वो ले लो, चलो 22/7 ले लेते हैं क्योंकि 1.4 कट जाएगा, तो ये 22/7 ले लिया पाई का मान। त्रिज्या कितनी है 1.4, तो ये 1.4 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। कोष्टक के अंदर कोष्टक में क्या है h बटे 1, h का मतलब बेलन की लंबाई, कितनी है बेलन की लंबाई, यहां पर इस बेलनाकार भाग की लंबाई 2.2, तो ये 2.2 बटे 1 और प्लस 4r अर्थात 4 गुणा त्रिज्या है 1.4 बटे 3, यहां पर नहीं दिख रहा है तो यहां पर नीचे लिख देता हूं मैं, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कितना है पाई का मान ले लिया 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 1.4 इंटू 1.4 और गुणा में है कितना h बटे 1, बेलन की ऊंचाई 2.2 बटे 1 प्लस 4r, 4 गुणा त्रिज्या है 1.4 और बटे कितना 3 आ गया। आ रहा है समझ में? अब बाहर सेमी क्यूब लगा देते हैं, क्योंकि सेमी गुणा 1 सेमी यहाँ पर, तो ये सेमी क्यूब हो जाएगा, घन सेमी।
यहाँ पर 7 से अगर काटना चाहे तो 14 के अंदर 2 का भाग चला जाए, 2 बार चला जाएगा, तो ये तो आ गया 22 गुणा 14 होता तो 2 बार जाता, लेकिन यहाँ पर 1.4 है तो 0.2 बार जाएगा, तो ये 0.2 गुणा 1.4 आ रहा है समझ में। और गुणा यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम लघुत्तम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा लघुत्तम 3, 3 में 1 का भाग दिया 3 बार गया, 3 को 22 से गुणा करेंगे तो 22 दिए 66 अर्थात 6.6, क्योंकि दशमलव भी तो है ना इसमें, प्लस ये प्लस 3 का 3 ऐसे कैसे, तो ये अंश भी ऐसे कैसे रहेगा, कितना है 14 चौके 14 × 42, 14 चौके 56, तो ये 56 अर्थात 5.6 और ये सेमी क्यूब आ रहा है समझ में। जोड़ लेते हैं इनको और इनको गुणा कर लेते हैं। देखो यहां पर 14 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 14 दूना 28, ये है 22 गुणा 14 दूना 28, लेकिन आपको पता है दशमलव कितने अंक छोड़ के लगाना है, 2 अंक छोड़ के, तो ये 2 अंक छोड़कर यहां पर तो ये 0.28 हो गया। और इधर इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि प्लस है, 6 और 6 12 का 2 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 6 12, ये 12 दशमलव 1 अंक है जहां पर लगाना है, और बटे 3 सेमी क्यूब। अब आपको पता है कि ऐसे गुलाब जामुन कितने हैं, 45, कुल 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, तो 45 से गुणा कर देते हैं। देखो ऐसे 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन बराबर 1 गुलाब जामुन का आयतन गुणा 45। 1 गुलाब जामुन का आयतन कितना है, चाहो तो ये कट भी रहा है 3 से, नहीं कट रहा है 3 का 3 नाम 27 नहीं जाता है 3 से, तो रहने दो ऐसे कैसे, 22 से जरूर गुणा कर ले, तो 22 अंटे 176, 22 को गुणा करते 28, तो 22 अंटे 176 का 6, 22 दूना 44, 44 और 17, 44 और 17 होता है 61, तो ये 61 दशमलव लगाना है कितने अंक छोड़कर, 2 अंक छोड़कर, तो ये 6.16 गुणा सी होना चाहिए ध्यान रखना, और गुणा 12.2 सेमी क्यूब बटे हुए 3। और ऐसे कितने गुलाब जामुन है 45, तो हम क्या कर देंगे 45 से गुणा कर देंगे, तो ये 45 का हो जाएगा। आप गुणा से इसे करना, 22 अंटे 176, 176 का 6 असल की 17, 22 दूना 44 और 17 61, तो ये 6.16 हो गया, और ये 12.2 है ही, 45 3 से कट रहा है, 15 थी 45, तो ये आ जाएगा। साथ में इनको गुणा कर लेता हूं मैं, इधर देखो यहां पर गुणा कर लेते हैं, 6.16 को 12.2 से गुणा करते हैं, दशमलव बाद में लगा देंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 14 और 1 15 का 5, 6 और 1 7 और 12 19 और 2 21 और 2 हासिल की 2 3 और 12 15 5 6 7, सही है क्या गुणा, एक बार गुणा देख लेना, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 6 दूनी 12 13, 13 और 2 15 का 5 हासिल की 1 7 और 12 19, 19 और 2 21 और 3 और 12 15 6 और 1 7, सही है। तो ये गुणा किया तब आ गया 75 152, और दशमलव लगाना है कितने अंक छोड़ के, 2 और 1 3 अंक छोड़ के, इधर से तो 1 2 और ये 3 अंक छोड़कर लगा देते हैं, और गुणा 45 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 15, तो ये 15 गुणा कर देते हैं, और सेमी क्यूब, ये सेमी क्यूब लगा देते हैं, 3 का भाग लग ही गया, 3 से तो काट दिया ना 45 को 15, अब 15 से गुणा और कर लेते हैं, तो देखो कितना आएगा 15 से गुणा करने पर, 15 दूना 30, 30 का 0, 15 थी 45, 15 5 75, 75 और 3 हासिल की 78, 76 77 78 हासिल की 7,
15 एकम 15, 15 और 7 22 का 2 हासिल की 2, 15 5 75 और 2 77, 7 7, 15 स्थान 105 और 7 112। देखो देखे सही है, गुणा सही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दशमलव लगाना है हमें कितने अंक छोड़ के, 1 2 और 3 अंक छोड़कर, ये इधर से 3 अंक छोड़कर लगा देते हैं दशमलव, और ये आ गया सेमी क्यूब। आपको गुणा में गलती नहीं करनी है। ये लगभग आ गया आपका 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन। अब देखो इतने आयतन के अंदर चाशनी कितनी परसेंट है, चाशनी दे रखी है कितनी परसेंट, 30% चीनी की चाशनी है इसके अंदर, तो हम इसका 30% निकालेंगे। तो देखो कितना है ये, 1127.28 सेमी क्यूब का 30% बराबर। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो तो उस संख्या को उस परसेंट से गुणा करके 100 का भाग दे दो बस, क्योंकि प्रति 100 के अनुसार निकाल रहे हैं हम। तो यहां पर 1127.28 गुणा 30 और परसेंट को उठाते हैं तो बटे में 100 का भाग दे देते हैं। ये सेमी क्यूब, ये 30%। जितना आपके पास आयतन था उसको 30 से गुणा कर दिया और बटे 100 का भाग दे दिया, क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं और परसेंट लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। अब 100 से अगर गुणा भाग दे रहे हैं तो ये 30 है, 30 की ये जीरो तो कट जाएगी आपस में, एक जीरो तो कट जाएगी ना, बचा 10, 10 का मतलब एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो हम 3 से गुणा कर लेते हैं। देखो 3 से गुणा करते हैं, 3 8 थी 24 का 4 हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 7 21, 21 का 1 हासिल की 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 10 का भाग देने का मतलब एक दशमलव आगे बढ़ा देना, जबकि 2 दशमलव के बाद 2 अंक पहले से थे और 1 अंक ये, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3, यहां पर दशमलव लगा दिया जाएगा और ये सेमी क्यूब हो जाएगा। 338.184 लगभग आ रहा है समझ में। अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन कितना होगा, बराबर 338.184 घन सेमी क्यूब लगभग। अब लगभग अगर पूछता है तो आप चाहो तो 338 भी कर सकते हो, 339 भी कर सकते हो सकता है आपकी उत्तरमाला के अंदर 339 घन सेमी हो, या हो सकता है 338 घन सेमी हो, क्योंकि इसमें लगभग मान है ये, तो आपको ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। देखो इसने बता रखा है कि कुल कितने गुलाब जामुन है, 45, और 45 गुलाब जामुनों में से एक गुलाब जामुन की हम बात करें तो वो कैसा है, बेलन के आकार का भी है और सिरे अर्धगोलाकार भी है। तो यहां पर हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों अर्धगोलाकार भागों का आयतन निकालना पड़ेगा और बीच में जो गोलाकार भाग है उसका आयतन निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। अब गुलाब जामुन की कुल लंबाई जो है वो दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 सेंटीमीटर में हम यहां से 1.4 सेमी इधर से कम कर दें और 1.4 सेमी इधर से कम कर दें, तो ये जो लंबाई बच जाएगी वो आएगी 2.2 सेंटीमीटर। आप 2.8 सेंटीमीटर घटाओगे 5 सेंटीमीटर में तो बेलनाकार भाग की लंबाई आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 2.2 सेमी। बेलन की लंबाई ऊंचाई हमारे पास 2.2 सेमी आ गई, जबकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या है, 1.4, क्योंकि 2.8 सेंटीमीटर इसका व्यास है। व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 1.4। ये बेलन की मानो चाहे गोले की मानो, अर्धगोले की दोनों की समान ही है, क्योंकि बराबर अर्धगोलाकार भाग लग रहे। तो यहां पर
अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 और बेलन की त्रिज्या 1.4 सेम ही है। इसका मतलब हमारे पास बेलन की त्रिज्या भी है, बेलन की लंबाई भी है और अर्धगोले की त्रिज्या भी है। हमें क्या करना है, दोनों अर्धगोलों का आयतन और बीच में जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन निकालकर प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। अब निकाले कैसे, देखो बेलनाकार भाग का आयतन अर्थात बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन, ऐसे दो अर्धगोले हैं जबकि एक अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई आर क्यूब बटे 3। 2 से गुणा इसलिए किया कि ऐसे दो अर्धगोलाकार भाग है, कुल मिला के एक गोला बन गया और एक गोले का आयतन होता है 4 पाई आर क्यूब बटे 3। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ये पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर तो बचा केवल मात्र एच या एच बटे हुए एक इसलिए लगाया क्योंकि ये भी भिन्न है, इसको भी एक भिन्न का रूप दे दिया। और यहाँ पर बचा 2 दूना 4 और आर की 3 घात में 1 घात, तो ये 4 आर बटे 3 बच गया। अब हम यहाँ पर माप रखते हैं तो पाई का मान है 22 बटे 7 और त्रिज्या है 1.4 गुणा 1.4 और कोष्टक में एच बेलनाकार भाग की ऊंचाई है 2.2 प्लस 4 गुणा अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 बटे 3। इसको सरल करेंगे, आपस में 14 इनको गुणा किया अर्थात 7 से 14 को काट दिया तो 2 बार जाएगा, लेकिन 1.4 है तो 0.2 बार गया भाग और ये 14। आगे देखो दोनों का लघुत्तम लेंगे हम, 1 और 3 का, तो 3 आएगा, 3 में 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को हम 2.2 से गुणा करेंगे तो 22 तिया 66, 66 का मतलब 6.6 जाएगा और बाकी 14 से 4 को गुणा किया तो 14 चौके 56, 56 का मतलब 5.6 क्योंकि दशमलव भी है साथ में बटे हुए 3। अब इनको गुणा करते हैं तो 22 दूना 44, 44 को 14 से गुणा करते हैं या 14 को 2 से गुणा करते हैं, 14 दूना 28, 22 गुणा 28, 28 का मतलब 0.28 क्योंकि दशमलव लगाना है। और अंदर देखिए तो जोड़ते हैं 6 और 6 12 का 2 और 5 और 1 6, 6 12 12 बटे 3 घन सेमी आपको लगा देना है। अब हम 22 को 28 से गुणा करके आपस में 22 को 28 से गुणा करेंगे और साथ में देखो 22 को 28 से गुणा करते हैं तो आता है 6.16 अर्थात दशमलव इसलिए वैसे 616 आता है और गुणा 12.2 बटे 3 है। हमारे पास ऐसे 45 गुलाब जामुन है तो हम 45 से गुणा कर देते हैं जिससे 45 का जाएगा, 45 के अंदर 3 का भाग दिया तो 15 बार गया और 12.2 को 6.16 से अर्थात 616 को 1202 से गुणा करते हैं तो ये 75,152 आता है। दशमलव लगाएंगे हम 3 अंक छोड़कर 2 और 1 3 तो ये जाएगा 75.152, 75.152। ये आपको गुणा सही ढंग से कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक हो तो मान चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर देखो 15 से और गुणा करेंगे इसको तो 15 दूना 30, 15 5 75 और 3 78, 15 कम 15 और 7 22 हासिल की 2, 15 5 75 और 2 77 हासिल की 7, 15 स्थान 105 और 7 112 होता है तो ये 1127.28 घन सेमी क्या आ गया, 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका 30% निकालना है। क्यों? क्योंकि 30% एक गुलाब जामुन में चाशनी है, चीनी वाली चाशनी है, तो 30% हिस्सा इसका हमें ज्ञात करना है। तो 30 से गुणा करके 100 का भाग दे देते हैं हम। 30 से गुणा किया, 100 का भाग दिया तो 1 0 कट गई, बाकी बचा 3 ऊपर। 3 को हम 1127.28 से गुणा करेंगे और फिर 10 का भाग और देंगे तो 0.2 अंक की बजाय 3 अंक छोड़कर लगा देंगे तो यहाँ पर लग गया ये 338.184 घन सेमी लगभग चीनी की चाशनी आ गई, जिसको आप 338 भी कर सकते हो या 339 भी आपको उत्तरमाला में मिल सकता है, लेकिन ये 338 लगभग सही है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट 1 ही अगर यहाँ पर 9 था पॉइंट के बाद में तो ये 39 बन जाता, तो ये 338 घन सेमी लगभग चीनी की चाशनी है। तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी है और सरल भी है। तो मिटा देता हूँ मैं इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। गुणा में अगर कोई मिस्टेक हो तो आप अच्छी तरह से और देख लेना। आ गया समझ में? मिटाते हैं इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 घन है, उन दोनों घनों का आयतन बराबर है 64 घन सेमी। उन दोनों घनों को आपस में हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। चिपकाकर एक घनाभ के आकार की आकृति बन जाएगी। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, और साथ ही साथ घन का आयतन दे रखा है तो घन की भुजा कैसे निकालेंगे, क्योंकि घन की भुजा आएगी तभी हम 2 घनों को जोड़ेंगे तो घनाभ बनेगा, उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई का पता चलेगा। तो हम ये पहले माप ज्ञात करेंगे, उसके बाद में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले क्वेश्चन बोर्ड पर आपको लिखकर बता देता हूं।
दे रखा है दो घन है जिनमें प्रत्येक का आयतन कितना है 64 घन सेमी। देखो घन का आयतन 64 घन सेमी है तो घन की भुजा निकालने के लिए हम क्या करते हैं आयतन का घनमूल निकाल लेते हैं, अर्थात 64 का घनमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4। इसका मतलब एक घन की भुजा 4 सेमी है। ऐसे दो घनों को हम चिपका कर एक लंबा घन आप बना देंगे तो उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण क्या करना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बोर्ड में भी आ गया ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार, एक बार 27 घन सेमी दिया था बोर्ड 2013, 14, 15 के आसपास। तो यहां पर देखो पहले चित्र बना लेता हूं मैं। दो घन है बराबर के, ऐसे दो घन मान लेते हैं, ये दो घन है, दोनों क्या है बराबर हैं क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी। इस प्रकार से ऐसे दो घन है, एक और बना लेता हूं मैं। बराबर आयतन वाले 64 घन सेमी आयतन वाले दोनों घन हैं। ऐसे दो घन है, इनका आयतन कितना है, इसका आयतन भी कितना है बराबर 64 घन सेमी और इसका आयतन भी कितना है 64 घन सेमी। अब देखो इनको अगर पास में लाकर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा घनाभ बन जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में लाकर सटाकर चिपकाकर इस प्रकार से मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक घनाभ के आकार की आकृति बन जाएगी। आपस में दोनों को पास में लाकर चिपका दिया, ये दोनों फलक इसके पास पास चिपक गए आकर, तो ऐसे एक लंबा घनाभ बन जाएगा क्योंकि दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। इस प्रकार से ये दोनों लाकर जोड़ दिए गए आपस में पास पास, दोनों को इस प्रकार से लाकर ये दोनों फलक लगा दिए गए, यहां पर ऐसे आकर जुड़ गए। आ रहा है समझ में? तो इस घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसके लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। जब तक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें किससे मिलेगी, देखो इसकी ये जितनी चौड़ाई है या ऊंचाई है उतनी ये है, इसमें थोड़ी कोई अंतर है। वो तो वो को भी लाके यहाँ पर पास में चिपका है इसके, तो जितना वो था इतना ये है, ये दोनों बराबर है। साथ ही साथ इसकी ये जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई
इसकी है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर है, बाकी हर जगह बराबर है ही। अब रही बात इसकी इस लंबाई की, ये लंबाई कितनी है ये और पता करना है हमें। तो ये लंबाई दोनों की जो लंबाई थी उसके योगफल के बराबर हो गई, जितनी इसकी थी और जितनी उतनी थी वही तो दोनों मिलकर यहां पर आई है ना। तो यहां पर हम मेन बात है इस घन का जो माप है, भुजा है, पहले वो ज्ञात करें, क्योंकि यही तो आकर यहां पर जुड़े हैं, यही तो लगे। तो हमारे पास जो घन दिए हुए हैं उन घन के आयतन से हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे पहले, और फिर उस भुजा से हम इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तो यहां पर दिया हुआ है आपको घन का आयतन, और घन के आयतन से हमें यहां पर भुजा ज्ञात करनी है। और घन के आयतन से भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, आयतन का घनमूल निकाल लेते हैं। घनमूल निकालते ही भुजा आ जाती है, और जब इस घन की भुजा आ जाएगी तो वो तो दोनों की समान ही है, और दोनों की मिलकर लंबी जो लंबाई होगी वो डबल हो जाएगी, तो एक घनाभ बन जाएगा। जबकि इस घनाभ की लंबाई, ये चौड़ाई और ऊंचाई तो घन के बराबर ही है, बस सिर्फ लंबाई चेंज हुई है। अगर दो डिब्बों को हम इस प्रकार से चिपका देंगे तो ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोनों की मिलकर जुड़ जाएगी। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि लंबाई यहां पर चेंज हुई है, लेकिन पहले हम इनकी भुजा तो ज्ञात करें ना, भुजा कितनी है ये तो निकालना जरूरी है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले दिया है घन का आयतन बराबर कितना है, 64 घन सेमी, दोनों का समान है। पहले हम घन की भुजा ज्ञात करते हैं। घन की भुजा बराबर क्या होता है, भुजा आयतन का घनमूल, अर्थात अंडर द रूट, यहां पर ये घनमूल का प्रतीक और बीच में अंडर द रूट में क्या लगाते हैं, आयतन। यहाँ पर घन के आयतन का सूत्र है भुजा क्यूब, उसके बराबर भी आप दोनों पक्षों का घनमूल निकालोगे तो उधर भुजा जाएगी, उधर आयतन का घनमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पर घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल निकालेंगे, तो आयतन कितना है यहाँ पर 64 सेमी क्यूब, और 64 के अगर हम टुकड़े करें तो 4 गुणा 4 होता है, और ये सेमी क्यूब और ये घनमूल। अब 4 गुणा 4 की घात 3 है, अर्थात 3 जोड़ों में से एक जोड़ा ले लेते हैं हम, एक अंक ले लेंगे। तो यहां पर कितनी आ गई भुजा, 4 सेमी। अतः घन की भुजा बराबर 4 सेमी, अर्थात यहां पर ये 4 सेमी है और ये भी कितनी 4 सेमी होगी, क्योंकि दोनों बराबर है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 4 सेमी भुजा वाले घन को 4 सेमी भुजा वाले घन के लाके जोड़ दिया, तो ये 4 सेमी और ये भी कितनी थी 4 सेमी, तो कुल मिलाकर पूरी कितनी हो गई ये 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई लंबाई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये घनाभ बन गया तो इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब रही बात इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई का मतलब इसकी भुजा के बराबर, तो वो कितनी होगी, जितनी उतनी है उतनी, अर्थात 4 सेमी, और ऊंचाई भी कितनी 4 सेमी। समझ में आ गया, क्योंकि इसकी जो भुजा है वो 4 सेमी आई है, तो भुजा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है घन के अंदर, तो यहां पर 4 सेमी चौड़ाई और 4 सेमी ही ऊंचाई हो जाएगी। अब जैसे इन दोनों को नोको लाकर हम यहाँ पर पास में चिपका देंगे, इनके फलकों को किधर से भी चिपका दो, क्योंकि सारे फलक बराबर है घन के, तो जिधर भी चिपकाओगे आप वो लंबा बन जाएगा उधर से और घनाभ बन जाएगा, और वो लंबाई उसकी इसकी दुगनी हो जाएगी, अर्थात 4 और 4 जुड़ जाएगी। तो कुल मिला के आपके पास जो घनाभ बना है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखो दोनों घनों को चिपकाने पर बने घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 सेमी, अर्थात कितनी हो गई 8 सेमी, और ऊंचाई या चौड़ाई
चौड़ाई बराबर घन की भुजा, घन की भुजा के बराबरी होगी, और वो कितनी है 4 सेमी, आ रहा है समझ में। और ऊंचाई भी क्या है घन की भुजा के बराबर, और वो भी कितनी है 4 सेमी। हमें क्या करना है, इस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेकर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब लेंथ लंबाई, बी का मतलब बिट्स चौड़ाई, एच का मतलब हाइट ऊंचाई, एच का मतलब हाइट ऊंचाई, और एल का मतलब लेंथ लंबाई। तो कुल मिला के 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई वाला फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो देखो यहां पर माप रखते हैं, 2 गुणा लंबाई कितनी 8 सेमी गुणा चौड़ाई कितनी 4 घन की भुजा के बराबर, प्लस 4 गुणा ऊंचाई कितनी 4 प्लस 4 गुणा लंबाई कितनी 8, और ये सेमी स्क्वायर बाहर लगा देते हैं। अब देखो इनको सरल करके मान निकालते हैं। तो 2 गुणा 8 चौक 32, 32 प्लस 4 चौके 16, 16 प्लस 8 चौक 32, और ये सेमी स्क्वायर आ रहा है समझ में। अब देखो यहां पर माप निकालते हैं, अंदर जोड़ लेते हैं, 2 गुणा 32 और 32 64, 64 और 16 80, 16 पंजे 80, तो ये हो गया 80 सेमी स्क्वायर। और 80 को गुणा कर देते हैं किससे 2 से, तो 18 दूना 36, 360 आ जाएगा। तो अतः घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 360 सेमी स्क्वायर। 300 18 दूना 8 दूना 16, वेरी गुड, 8 दूना 16 160, क्योंकि 80 तो है तो ये 160 सेमी स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। दिख रहा है नीचे, तो ये आंसर लगा देना। नहीं दिख रहा है तो आप सुन रहे हो, यहां पर 80 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, अर्थात 160 वर्ग सेमी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 8 दूने 16, तो 160 सेमी स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। लंबाई इसकी 4 और 4 8 हो गई, चौड़ाई ऊंचाई घन की भुजा के बराबर है 4 4, तो समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को मैं और रिपीट कर देता हूँ। 2 घन हैं, दोनों बराबर भुजा वाले हैं, बराबर आयतन वाले हैं, जिनमें प्रत्येक का आयतन है 64 घन सेमी। उन दोनों गुणों को चिपका दिया, अगर संलग्न फलकों को मिला दिया, मिलाकर एक लंबा घनाभ बना दिया। उस घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो सकता है आयतन भी पूछा जा सके एग्जाम के अंदर, तो वो आयतन का फॉर्मूला लगा के निकाल लेना आप। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों घन है इन घनों का जो आयतन दे रखा है उसके अनुसार हमें घन की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। और घन की भुजा हम आयतन से कैसे ज्ञात करते हैं, उसका घनमूल निकालकर। तो हम 64 का घनमूल निकालेंगे तो इसकी भुजा आ जाएगी 4 सेमी, इसकी भी भुजा 4 सेमी, इसकी भी भुजा 4 सेमी। जब इन दोनों को पास में लाके ऐसे लंबी आकृति बना देंगे तो वो घनाभ के आकार की आकृति बनेगी, और उस घनाभ के आकार की आकृति का माप हो जाएगा, अर्थात लंबाई तो हो जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर। बाकी चौड़ाई ऊंचाई इसकी बराबरी रहेगी, क्योंकि चौड़ाई ऊंचाई में थोड़ी जोड़ा है, लंबाई में जोड़ा है, एक तरफ भी जोड़ा है, क्योंकि 2 ही तो घन है, किधर भी जोड़ो आप, एक तरफ से लंबा बनेगा तो बाकी तरफ से वैसा का वैसा रहेगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई इसकी 4 4 सेमी रहेगी। इसका मतलब इस घनाभ का हमारे पास जो माप था वो आ गया, लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, अर्थात
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई और एच का मतलब ऊंचाई, अर्थात लेंथ, बिट्स और हाइट। तो यहाँ पर हम माप रखते हैं, 2 गुणा लंबाई 8, चौड़ाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8। तो इस प्रकार से 8 चौक 32, 4 चौके 16 और फिर 8 चौके 32, बाहर 2 है, 32 और 32 64 और 16 80 होता है। तो 2 गुणा 80 सेमी स्क्वायर, इस घन आपका 2 गुणा 80 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। 2 को 80 से गुणा करते हैं तो 8 दूने 16 अर्थात 160 सेमी स्क्वायर इस घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जो आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप उतारना इसको और घर पर और सरल करके देखना, एक बार हल करके देखना। अगर कोई कहीं पर गुणा में मिस्टेक हो तो वो आप उसको ठीक कर लेना। एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, इसको मिटान देता हूं। आ गया समझ में? चलो देखो, अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार तंबू है, शंकु के आकार का क्या है, टेंट है, तंबू है। उस तंबू के अंदर 44 व्यक्ति बैठे हैं अंदर। उन 44 व्यक्तियों को कितनी घन सेमी वायु मिल रही है? तो इसके लिए हमें उस टेंट का आयतन निकालना पड़ेगा, और आयतन के लिए हमें उसकी माप चाहिए, अर्थात शंकु की लंबाई चौड़ाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई क्या, लंबाई, ऊंचाई और त्रिज्या क्या होती है। शंकु के आयतन में पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसका मतलब त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। अगर त्रिज्या और ऊंचाई मिल जाती है तो हम शंकु का आयतन निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच बटे वे 3 से। तो यहाँ पर शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई 21 मीटर दे रखी है और आधार की त्रिज्या 14 मीटर दे रखी है। तो ऊंचाई और त्रिज्या आपको मिल गई, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो सीधा ही पाई आर स्क्वायर एच से इसका आयतन निकाल लेंगे। और 44 व्यक्ति हैं उसके अंदर, उनको वायु चाहिए, तो 44 में बांट देते हैं, सिर्फ 44 का भाग दे देना है आपको। 2000 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। देखो पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है, एक टेंट शंकु के आकार का है जिसकी लंबाई 21 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। आधार की त्रिज्या 14 मीटर है। इस तंबू में या टेंट में, तंबू या टेंट सामान्य भाषा में इसको, लोकल भाषा में तंबू कहते हैं या तो फिर टेंट कहते हैं। इस तंबू अर्थात टेंट में 44 व्यक्ति बैठे हों तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने घन मीटर वायु उपलब्ध होगी। बैठे हो तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने घन मीटर वायु उपलब्ध होगी, कितने घन मीटर वायु उपलब्ध है, ये हमें ज्ञात करना है। BSER 2000 बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो पहले हम ये टेंट बना लेते हैं, तंबू बना लेते हैं, शंकु के आकार का है। तो मान लेते हैं ऐसे एक शंकु आकार टेंट है। देखें शंकु आकार टेंट, शादी विवाह के अंदर जो टेंट लगाते हैं उसके ऊपर शंकु आकार डिजाइन बना देते हैं, या फिर जो सर्कस के अंदर ज़्यादातर तंबू लगाते हैं, सर्कस वाले वो ज़्यादातर शंकु के आकार के तंबू ही बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये शंकु के आकार का टेंट है। और इस शंकु के आकार के टेंट का एक रीजन भी है, कारण भी है कि शंकु आकार क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तो हवा जो है इस पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती। अगर थोड़ी हवा भी तेज आ जाए ना तो इसको के निकल जाएगी, इस पर दबाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बरसात आ जाए तो पानी की एक बूंद भी नहीं रुकेगी, नीचे आ जाएगी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत सारे जो टेंट होते हैं, तंबू होते हैं, वो शंकु आकार भी बनाए जाते हैं, क्योंकि उससे प्राकृतिक रूप से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर भी ये शंकु आकार टेंट है मान लेते हैं।
इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 21 मीटर। 21 मीटर ये ऊंचा है, अर्थात h बराबर 21 मीटर है। और आधार की जो त्रिज्या है, यह आधार की त्रिज्या अर्थात r दे रखी है कितनी, 14 मीटर। आ रहा है समझ में? ये डिजाइन और बना देता हूं जिससे आपको और अच्छा लग जाए। इस तंबू के अंदर कितने आदमी बैठे हैं, 44 आदमी बैठे हैं। अब ये 44 आदमी जो बैठे हैं वो सांस ले रहे हैं या वायु लेंगे, वो वायु कहाँ से मिलेगी, इसके अंदर जो वायु उसमें से। तो प्रत्येक के हिस्से में कितनी वायु आएगी, तो हम बांट देंगे 44 के अंदर, अर्थात 44 का फिर भाग दे देंगे। तो हमें कुल मिला के इसका आयतन ज्ञात करना है। ये ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आयतन कितना है, क्योंकि आयतन ही तो हवा भरी है, आयतन के रूप में तो अंदर हवा। क्षेत्रफल से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर हम, तो क्षेत्रफल में तो व्यक्ति नीचे नीचे बैठेंगे, आधार में, ऊपर हवा में थोड़ी बैठेंगे कुर्सियां लगाकर। तो कुल मिला के हमें इस हवा को बांटना है 44 आदमियों के अंदर। तो क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। अर्थात शंकु के आकार का ये टेंट है या फिर कहें कि तंबू है, और इसकी जो ऊंचाई है h है, हाइट है, वो दे रखी है कितनी, 21 मीटर। और आधार जो है, वर्ताकार जो भाग है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 14 मीटर। और इस टेंट के अंदर बैठे हैं कितने आदमी, 44 आदमी बैठे हैं। तो इन 44 आदमियों को कितनी कितनी वायु उपलब्ध होगी, वो प्रत्येक के हिस्से के लिए हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करके सीधा 44 का भाग दे देना है, जिससे एक व्यक्ति के हिस्से में जितनी वायु उपलब्ध होती है वो आ जाएगी। तो आ गया क्वेश्चन समझ में? तो हल करते हैं इसको। देखो, शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई अर्थात h ये बराबर कितनी है, 21 मीटर, तथा आधार की त्रिज्या या त्रिज्या, आधार की त्रिज्या या r बराबर कितनी है, 14 मीटर। इसमें भरी हवा का आयतन, इस तंबू के अंदर जो हवा भरी हुई है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा अर्थात पाई आर स्क्वायर h बटे वे 3। देखो, जब भी आपको शंकु का आयतन बताता हूं मैं, उससे साथ साथ बेलन के आयतन का फॉर्मूला भी बता रहा हूं। तो कहीं आप ऐसा ना हो कि बेलन के आयतन के सूत्र का ही आपको पता नहीं हो। पाई आर स्क्वायर h होता है। यहां पर देखो, इस तंबू में भरी हुई हवा का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन, क्योंकि शंकुआकार रूप में ही तो हवा भरी है ना, शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर h बटे 3। ये ध्यान रखना है, पाई आर स्क्वायर h बटे वे 3। ये 3 मत छोड़ देना। तो इससे हम निकाल लेते हैं हवा का आयतन। तो देखो, हवा का आयतन बराबर पाई का मान 22 बटे वे 7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 14 गुणा 14 गुणा h, ऊंचाई कितनी है 21, और मीटर 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 3 बार गुणा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और बटे हुए 3 का आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखो, 7 से काटते हैं हम, ये 7 एकम 7, तो 7 दूने 14, 2 बार गया, 3 एकम 3, तो 3 7 21, या सीधे 7 21 21 को काट दो, कैसे भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हो। अब आपके पास ऊपर मान बचा है 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 7 सेमी क्यूब, और नीचे पूरा माप कट गया।
अब इनको हम गुणा करते हैं। तो देखो 22 दूना 44, ये तो 44, और 14 को 7 से गुणा करते हैं तो 14 पंजे 70, 14 छिके 84, 14 स्थान 98, ये हो गया 98, और ये सेमी क्यूब। अब 44 को 98 से गुणा कर लेते हैं हम। देखो 44 गुणा 98, अगर विनकुलम प्रयोग करें तो माइनस का 2, 0 और 1, इस प्रकार से और भी आसान रह जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 और 0 और 0 4, और ये 4 और बाकी 0, तो आ गया माप कितना 2, 1, 3 और 4। सही है गुणा। एक बार और ट्राई कर लेना, कोई मिस्टेक हो तो सही ढंग से करना। और ये सेमी क्यूब। अब देखो इस टेंट के अंदर, तंबू के अंदर 4312 घन सेमी हवा भरी है, हवा का आयतन है। इस हवा को कितने व्यक्तियों में बांटना है? 44 व्यक्तियों में बांटना है। तो 44 व्यक्तियों में प्रत्येक के लिए उपलब्ध वायु बराबर 4312 घन मीटर है। ध्यान दो, घन से लिख रहा हूं मैं, किस में है माप? मीटर में है। तो आप मीटर का ध्यान रखना, ये मात्रक चेंज मत कर देना, क्योंकि माप मीटर में दे रखे तो मीटर, सेमी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है सेमी में ही आए। आ रहा है समझ में? घन मीटर बटे हुए 44 का हमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम 44 का भाग दे देते हैं दवजांग विधि से। देखो 4312 है, इसके अंदर 44 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा 0, नहीं जाता है तो 0 बार दे देते हैं, बचा 4, हो गया 43। 43 में 4 का भाग देते हैं तो 4 नाम 36, बचा कितना? 4 और 3 7, 71, 71 में 9 चौका 36 घटाते हैं, 71 में 36 गया तो 11 में 6 5 और 3 35, 4 पंजे 4 स्थान 28, 4 अंटा 32, बचा कितना? 2, हो गया कितना? 22। 22 के अंदर 8 चौक 32 नहीं घटता तो 7 बार देंगे तो बच जाएगा 6, और 7 की 7 चौक 28, तो पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंटों में जाएगा। 97 पॉइंट, ये हो गया कितना? 62 में 7 चौक 28 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 3 34। 34 के अंदर 4 का भाग दे देते हैं पॉइंट लगाकर, तो 4 अंटा 32 और बचेगा 2, 20 होगा, नहीं जाएगा तो 7 बार, तो लगभग ये आ जाएगा 97.78 घन सेमी के आसपास, लगभग। सेमी क्या? मीटर, घन मीटर, लगभग है। ठीक, 97.8 भी हो सकता है, आप सही ढंग से भाग देकर। क्या 98 कर ले, पूरा 98 बार जा रहा है। चलो तो एक बार और ट्राई कर लो, शायद 98 बार जा रहा है, फिर तो अच्छी बात है, लगभग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 98, देखो सीधी सी बात है ना, यहां पर देखो ना दिमाग लगाने की। हमने 98 को 44 से गुणा किया, गुणा अगर यहां पर न करके हम सीधे रहने दो ना इससे, फिर काटने में जोर ही नहीं आएगा। 44 गुणा कितना है? 98 बटे हुए, इसको कितने व्यक्तियों में बांटना है? 44 में, तो कितने का भाग दे दो आप? 44 का भाग दे दो। सीधी सी ये बात है, गुणा करने की क्या जरूरत है? 44 से 44 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और एक व्यक्ति को मिल जाएगा 98 पॉइंट, ये 98 क्या? 98 घन मीटर, तो ये आ गया 98 घन मीटर, क्योंकि इसमें 44 का भाग 98 बार तो जाएगा, क्योंकि 98 से 44 से गुणा करने पर ये आ रहा है, और वापिस 44 का भाग देंगे तो वापिस 98 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? अतः ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सरल है,
तो कभी कभी यहाँ पर हम देखो पहले गुणा किए, गुणा करने के बाद में वापस भाग दे रहे हैं, दिमाग लगाया नहीं, तो यहाँ पर मेहनत की गुणा करने में। दूसरी बात यहाँ पर भाग देने में मेहनत कर रहे हैं, तो 2 मिनट यहाँ पर 2 मिनट यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च कर दी। अगर हम इनको गुणा में ही रहने देते ऐसे के ऐसे ही और फिर डायरेक्टली 44 का भाग दे देते तो 44 कर जाता, न गुणा करना पड़ता न भाग देना पड़ता और सीधे 98 आ जाता। तो ये सोचने वाली बात है एग्जाम के अंदर, आप 2 या 3 मिनट बचा सकते हो। अगर आपको पता होता कि हमें कितने का भाग देना है, कितने व्यक्तियों में बांटना है, तो आप क्यों गुणा करते, यहाँ पर गुणा क्यों करते बेकार में? क्योंकि आपको पता है कि 44 का भाग भी देना है बाद में और 44 से गुणा भी कर रहे हैं, तो आप गुणा मत करो, गुणा ही रहने दो गुणा में, और 44 का भाग देके 44 को काट दो, 98 आ जाएगा। तो है ऐसे थोड़ी सोचने वाली बात, ऐसा थोड़ा एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, दिमाग लगाना है कि हमारा समय कैसे बचे, कम से कम समय कैसे लगे। और दूसरी बात देखो, मैंने गलती भी की यहाँ पर भाग देने में। अगर यहाँ पर 44 गुणा 98 रहने देता मैं, तो 44 आराम से कट जाता, गलती होने के चांस 1% भी नहीं होते। लेकिन गुणा करने में एक तो गलती होने के चांस हो सकते हैं, अगर गुणा से ही कर लिया तो फिर भाग देने में चांस बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब गलती भी हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप माइंड को ध्यान से लगाओ तो कुछ हद तक आप समय भी बचा सकते हो और अपनी गलती को भी न होने से बचा सकते हो। तो समझ में आ गया? एक बार क्वेश्चन को मैं और रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये तो गलत किया था मैंने। क्वेश्चन था, एक शंकु के आकार का टेंट था जिसकी ऊंचाई थी 21 मीटर, जिसकी लंबवत ऊंचाई कितनी थी 21 मीटर, और आधार की जो त्रिज्या है वो थी 14 मीटर। इस शंकु के अंदर 44 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने घन मीटर वायु उपलब्ध होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे, क्योंकि आयतन के रूप में ये हवा भरी है। शंकु का आयतन होता है πr² h/3। पाई का मान 22/7 ले लेंगे, त्रिज्या इसकी दे रखी है 14, तो 14 गुणा 14 कर देंगे, और ऊंचाई दी हुई है 21 मीटर, तो 21 मीटर, मीटर और मीटर 3 जगह गुणा, इसलिए मीटर क्यूब कर देंगे। बटे में 7 और 3 है, 7 दूनी 14 और 3 का भाग 21 में 7 बार गया, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 7 आ गया, 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 7, 22 दूना 44 कर लिया और 14 स्थान 98 कर लिया। 44 गुणा 98 घन मीटर वायु है कुल मिलाकर इस तंबू के अंदर, टेंट के अंदर। इस वायु को हमें बांटना है 44 व्यक्तियों के अंदर, क्योंकि इसमें 44 व्यक्ति बैठे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी घन मीटर वायु आएगी, इसके अंदर हम 44 का भाग दे देंगे, तो सीधे 44 से 44 कट जाएगा और एक व्यक्ति को वायु उपलब्ध होगी 98 घन मीटर, अर्थात 98 घन मीटर वायु प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी। तो बहुत ही सरल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर, उदाहरणों के अंदर आप उनको देखना, तैयार करना, हल करना। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से हमसे संपर्क करके बताना, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।